नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अतलगुत्तरी प्रश्न, जो हमारा पहला चैप्टर है एग्रीकल्चर में मृदा विन्यास का। मैंने बहुविकल्पी प्रश्न जो पिछली वीडियो में मैंने करा दिए हैं सारे, आज मैं कराऊंगा अतलगुत्तरी प्रश्न। तो अतलगुत्तरी प्रश्न में ये हमारे पेपर में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जो ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आज ऐसे में 15 क्वेश्चन लगभग कराएंगे इस वीडियो में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मृदा को परिभाषित कीजिए। ये जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो लिखा है इस वीडियो में। जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है। इस 2023 में जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है, मैंने वो ही क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही कराया है इस वीडियो में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मृदा को परिभाषित कीजिए। तो इसको परिभाषित करेंगे तो पृथ्वी की ऊपरी परत, जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जो प्राकृतिक विधियों या क्रियाओं द्वारा अपचय होकर चट्टानों के सूक्ष्म कणों से बनती है। जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जो प्राकृतिक विधियों या क्रियाओं द्वारा अपचय होकर चट्टानों के सूक्ष्म कणों से बनती है, तथा जिसमें वायु, जल, जैविक व खनिज की अधिकता पाई जाती है, मृदा कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा को क्या कहते हैं या मृदा की परिभाषा क्या होती है। जो जिसमें वायु, जल, जैविक व खनिज अधिकता पाई जाती है वो हमारी मृदा कहलाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परीक्षण क्या है। तो हमारा मृदा परीक्षण क्या है, इसका आंसर है मिट्टी के पोषक तत्व की क्षमता को ज्ञात करना तथा जमीन में मिलाए जाने वाले उर्वरता को उत्तरदायित्व तत्व का पता लगाना मृदा परीक्षण कहलाता है। जो हमारा मृदा परीक्षण क्या कहलाता है, जो उर्वरता के उत्तरदायित्व तत्व हैं उनका पता लगाना मृदा का परीक्षण कहलाता है। मृदा परीक्षण के लिए खेत के उनके स्थानों से खोदकर मिट्टी ली जाती है, जिससे मृदा प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। परीक्षण द्वारा मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मृदा का पीएच मान, लवणता तथा पोषक तत्वों की जांच की जाती है। यही हमारा मृदा परीक्षण होता है। तुम्हारा मृदा परीक्षण क्या होता है, जिसमें मृदा परीक्षण में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मृदा का पीएच मान, लवणता और पोषक तत्वों की जांच की जाती है, उसको हम मृदा परीक्षण कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। और जो मृदा परीक्षण में जो क्रियाएं की जाती हैं वो हमारी हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा पीएच का मान पता लगाया जाता है। इससे हमारा मृदा की जो परीक्षण होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मृदा जैव पदार्थ किसे कहते हैं। जो मृदा में घूरो वगैरह डाला जाता है उसको हम जैव पदार्थ कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो मृदा जैव पदार्थ किसे कहते हैं, तो पौधे या जीवधारियों के अवशोषित पदार्थ जो भूमि में मिल जाते हैं वे मृदा जैव पदार्थ कहलाते हैं। पौधे और जीवधारियों के जो अवशोषित पदार्थ होते हैं जो भूमि में मिल जाते हैं उनको हम मृदा जैव पदार्थ कहलाते हैं। मृदा जैव पदार्थ के सड़ने के बाद रासायनिक परिवर्तन होता है, उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। जो लास्ट में पदार्थ मिलने के बाद जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसके बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस। इस प्रक्रिया द्वारा भूमि को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। जो ये सारी क्रिया हो गई है, इसके बाद जो हमें भूमि को क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन, जो पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। जो पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन। जो पौधों का मुख्य पोषक तत्व होता है वो है हमारा नाइट्रोजन। ये जो जैव पदार्थ कहते हैं मृदा का, वो पौधे और जीवधारियों को अवशोषित पदार्थ होते हैं जो भूमि में मिल जाते हैं, उनको हम जैव पदार्थ कहलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदा जैव पदार्थ के वितरण को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। जो जैव पदार्थ है ये कितने भागों में बांटा गया है, इसको हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। मृदा जैव पदार्थ के वितरण को निम्न से विभाजित किया गया है। आ 77, बा 77, सा सन स्तर और नंबर 4 है दा स स्तर। ये 4 भागों में बांटा गया है जैव पदार्थ को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जैव पदार्थ के 2 प्रभाव लिखिए। जैव पदार्थ मिलाया जाता है उसके 2 प्रभाव लिखना है। तो मेरा नंबर 1 प्रभाव है, जैव पदार्थ जिस भूमि में मिलाया जाता है उस भूमि में जल को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। जो जैव पदार्थ मिलाया जाता है तो मृदा में क्या इसका प्रभाव होता है, जल को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। जो हमारा नंबर 2 प्रभाव है, जैव पदार्थ के कारण भूमि की विशिष्ट ऊष्मा घट जाती है। जिस मिट्टी में हम जैव पदार्थ मिला देते हैं उस मिट्टी में भूमि की विशिष्ट ऊष्मा घट जाती है, जिससे भूमि अधिक समय तक गर्म या ठंडी रह सकती है। जैव पदार्थ के कारण ही भूमि में कण आयन की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारा जो जैव पदार्थ के भूमि में प्रयोग थे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछा गया है, मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के उपाय बताइए। तो क्या है उपाय, मृदा में जैव संरक्षण के उपाय निम्न है। नंबर 1 उपाय है, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मृदा में बराबर मात्रा में उर्वरा शक्ति को बनाए रखने चाहिए, जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़ती रहती है। अगर आप अच्छे उत्पादन के लिए चाहते हैं तो फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मृदा में हमेशा उर्वरा शक्ति को बनाए रखना चाहिए। और नंबर 2 है, मृदा में जैव पदार्थ का संरक्षण उचित जल निकास व्यवस्था तथा सिंचाई के माध्यम से किया जा सकता है। अगर जैव पदार्थ का संरक्षण ही करना है तो किसके कारण किया जा सकता है, जल निकास और सिंचाई के माध्यम से जैव पदार्थ का संरक्षण किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम लिखिए। जो 4 लवणों के नाम लिखने हैं जो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। तो मेरा प्रथम लवण है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा लवण है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा लवण है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये 4 लवण हैं ये लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में पाए जाने वाले 2 लवणों के नाम लिखिए। ये लवणीय मृदा में 4 लवण के नाम लिखे थे मैंने, अब लिखेंगे क्षारीय मृदा में पाए जाने वाले 2 लवणों के नाम। तो मेरा नंबर 1 लवण है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी बनने के प्रमुख कारण बताइए। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी बनने के प्रमुख कारण बताना है। तो नंबर 1 कारण है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के कारण मिट्टी जो है लवणीय तथा क्षारीय बन जाती है। नंबर 2 है त्रुटिपूर्ण जल निकास। अगर आपके खेत में त्रुटिपूर्ण जल निकास नहीं होगा तो मिट्टी जो है लवणीय तथा क्षारीय बन सकती है। नंबर 3 है लवण युक्त पानी द्वारा सिंचाई। अगर आप खेतों में लवण युक्त पानी द्वारा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अगर आप ऐसे पानी से सिंचाई करेंगे तो आपकी मिट्टी लवणीय हो सकती है। और नंबर 4 है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर भूमि के सुधार को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो हमारी ऊसर भूमि है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरा नंबर 1 भाग है यांत्रिक यानी कि भौतिक विधि। भौतिक विधि ये मेरा पहला भाग है, भौतिक विधि। नंबर 2 है रासायनिक विधि। नंबर 3 है जैविक विधि। जो ऊसर भूमि है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो पहली विधि है भौतिक विधि, नंबर 2 रासायनिक विधि, नंबर 3 जैविक विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लवणीय तथा क्षारीय भूमियों के सुधार की 4 भौतिक विधियों के नाम लिखिए। जो अगर लवणीय भूमि और क्षारीय भूमि के सुधार के लिए हमें 4 भौतिक विधियां लिखनी है। तो मेरी नंबर 1 विधि है निक्षालन विधि, नंबर 2 है जल निकास में सुधार विधि, नंबर 3 है खाई खोदकर विधि, नंबर 4 कार्बनिक खादों का प्रयोग। अगर आप खाई खोद देंगे खेतों में तो हमारी जो लवणीय और क्षारीय भूमि होती है वो गड्ढों में चली जाएगी। इससे आपके खेत जो है खेती लायक हो जाएंगे।
जल निकास में सुधार। अगर आप जल निकास में सुधार करेंगे, जल निकलने के लिए रास्ता कर लेंगे, तो आपकी भूमि जो खेती के लिए योग्य हो जाएगी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर भूमि के सुधार में प्रयोग किए जाने वाले 2 रसायन के नाम लिखिए। जो ऊसर भूमि में जो रसायन प्रयोग होते हैं उनके 2 नाम लिखने हैं, 2 रसायन के नाम लिखने हैं। तो ऊसर भूमि सुधार के लिए जो हमारा नंबर 1 पे आता है वो हमारा जिप्सम। अगर हम जिप्सम, ज़्यादातर लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं ऊसर भूमि के सुधार के लिए। नंबर 2 है हमारा पायराइट का प्रयोग। अगर हम खेतों में पायराइट का प्रयोग करते हैं तब भी हमारी ऊसर भूमि कृषि के लिए योग्य हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है, अम्लीय मृदा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो हमारी अम्लीय मृदा होती है इसमें 2 विशेषताएं बतानी है हमको। तो मेरी नंबर 1 विशेषता है, जिस मृदा विलयन में OH आयनों की तुलना में H धन आयनों की अधिकता पाई जाती है उसे अम्लीय मृदा कहा जाता है। नंबर 2 है, अम्लीय मृदा या भूमि का pH मान 7.0 से कम पाया जाता है। अगर भूमि का pH मान 7.0 से कम होगा तो हमारी मृदा अम्लीय होगी। और OH आयनों की तुलना में H धन आयनों की अधिकता पाई जाती है तो हमारी मृदा कैसी होगी? अम्लीय मृदा होगी। ये हमसे पूछा गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है, अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले 2 लवणों के नाम लिखिए। जो हमारी अम्लीय मृदा होती है उसमें जो पाए जाते हैं लवण, उनके 2 नाम लिखने हैं। तो मेरा अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले 2 लवण, नंबर 1 हमारा लवण है फास्फोरस, नंबर 2 है मैंगनीज। जो अम्लीय मृदा होती है उसमें ये मैंगनीज, फास्फोरस लवण पाए जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 अम्ल सहिष्णु फसलों के नाम लिखिए। तो मेरा पहली फसल है मक्का, दूसरी फसल है कपास। हमसे 2 ही फसलें पूछी गई थी तो मेरी फसलें हो गई मक्का और कपास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है, मृदा को अम्लीय बनाने के 2 कारक लिखिए। जो हमारी मृदा होती है इसमें जो अम्लीय बन जाती है इसके 2 कारक लिखना है। तो हमारा प्रथम कारक है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो इसमें क्या है, मृदा में जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन से CO2 एवं अनेक अम्ल बन जाते हैं जो मृदा को अम्लीय बना देते हैं। नंबर 2 कारक है अम्ल उत्पादक उर्वरकों का प्रयोग। इसमें अमोनिया नाइट्रेट व अमोनिया सल्फेट का खेतों में निरंतर प्रयोग करने से मृदा में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। अगर खेतों में अमोनिया नाइट्रेट व अमोनिया सल्फेट का निरंतर प्रयोग करेंगे तो हमारी जो मृदा कैसी हो जाएगी, मृदा में अम्लता बढ़ जाती है और मृदा अम्लीय हो जाती है। तो मेरे इतने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th का यूपी बोर्ड का सारा सिलेबस कराया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।